नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल न्यूज़ 24 एक टीवी चैनल है और जैसा कि पिछले एपिसोड के माध्यम से कई बार बताया गया है कि यह एक GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, उसी के एक चमचा राजू शुक्ला और राजू शुक्ला की पत्नी है अनुराधा प्रसाद, तो उसी के द्वारा स्थापित जो है न्यूज़ 24 चैनल है। तो जाहिर तौर पर हमेशा GNPC कितनी भी बड़ी अभिशाप हो, उसी के पक्ष में हमेशा वो माहौल बनाने की कोशिश वो चैनल करता है। उसके जितने भी एंकर हैं, संदीप चौधरी और मानव गुप्ता वगैरह जो है, ये सब दिन रात लगे रहते हैं उसी GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के ही पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ध्यान रखे कि जब इन चैनलों के चरित्र को बताया जाता है कि ये GNPC के पक्ष में माहौल बनाने वाले ये देश के दुश्मन मीडिया हैं, तो बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। ये किसके तत्वाधान में ये अपनी गतिविधियां चालू रखे हुए हैं, ये बहुत गौर करने वाली है। इसमें मोदी जी का शासन है, मोदी जी के अधीन में एक मंत्री है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, और उसके मंत्रालय के अधीन जो है ये जो मीडिया है, समाचार पत्र है, टेलीविज़न है, आपका ये सिनेमा है, ये सभी कुछ आता है। तो ये सब जो है मोदी जी के शासन, मोदी जी के तत्वाधान में ये सब पाले जा रहे हैं। तो मेन कल्पेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि कॉन्निवेंस या सांठगांठ जो भी है वो मोदी सरकार की है। बगैर मोदी सरकार के, मोदी जी के शाह के ये चैनल जो है इनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो देश विरोधी गतिविधियों और देश विरोधी ऐसी हरकत करें कि GNPC के पक्ष में जो है वो माहौल बनाए और उस GNPC और ये जो है ये जो पत्रकार संदीप चौधरी और मानव गुप्ता वगैरह जो है और इसी तरह के और भी हैं, कभी भी देश के लिए जो खतरनाक है वो राहुल गांधी और GNPC नेहरू वगैरह एक शब्द नहीं बोलते सर।
एक शब्द नहीं निकलता मतलब कि इन गद्दारों की, इन गद्दार यानी पत्रकारों के। नेहरू कितना खतरनाक था और क्या क्या गद्दारी किया, एक शब्द नहीं निकलता इन गद्दार जो है वो जो पत्रकारों के मुंह से। यही हमारे देश की जनता के साथ धोखाधड़ी है इन पत्रकारों की। इसीलिए भारतीय जनता दल ने कहा है कि जब भी इसको मौका मिलेगा और जब भी संसाधन होगा तो इन सारे जो पत्रकार हैं जो कि हमेशा देशद्रोह का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है देशद्रोह का या इनके खिलाफ देशद्रोह का FIR करवाएगा भारतीय जनता दल। ये सभी के खिलाफ, रवीश कुमार हो, संदीप चौधरी हो, मानव गुप्ता हो, अभिषेक शर्मा हो और पुण्य प्रसूर वाजपेयी हो और वो आशुतोष हो और ये विनोद दुआ, अजीत अंजुम, राहुल कंवल, शेखर गुप्त, आरफा खानम और ये प्रभु चावला और राजदीप शरद देसाई और राणा अयूब, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, मुकेश कुमार, और उर्मिलेश, ये सभी के खिलाफ जो है और भी जो लुटियन में और लुटियन पत्रकार हैं, इनके खिलाफ देशद्रोह का FIR करवाएगा और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ जो है मुकदमा भी वो चलाएगा। तब जाकर के ये मानेंगे। लेकिन ये मोदी जी की सरकार के तत्वाधान में सब चल रहा है कि एक भी खुलासा जो है ये गद्दार नेहरू के विषय में कि कितनी गद्दारियां जो है वो जितने तथ्य भारतीय जनता दल जो है आज कम से कम 3 साल, पौने 3 साल, 2.5 साल या पौने 3 साल से बता रहा है। और जो पत्रकार हैं और इनकी भी माने जिम्मेदारी बनती है और कम से कम जिस देश का नमक खाते हैं और उस देश के नमक की शरीयत यही कहती है कि भाई कुछ तो भक्ति निभाइए। और इतनी बड़ी गद्दारी, ये जो सारे तत्व हैं इन्हीं के कारण जो है भारत हारता है। ये देश को बहुत खतरनाक। तो ये मीडिया जो है, मतलब कि मीडिया और पत्रकार भी ये देश के और हमारे मुल्क के और हमारी भारतीय आवाम के बहुत ही खतरनाक दुश्मन है और इस देश के गद्दार हैं। तो दूसरी ओर जो है ये हाँ तो मुख्य मुद्दा है कि वो महंगाई वो चिल्ला रहा था। और इसी प्रकार जो है सोशल मीडिया पर भी आता रहता है। तो सोशल मीडिया पर जब ये भारतीय जनता दल के किसी पदाधिकारी ने ये लिखा कि सन 1971 में जब वो पूर्वी पाकिस्तान से तमाम शरणार्थी भारत में आ गए थे, चूँकि वो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत अत्याचार कर रहा था। तो तमाम पूर्वी पाकिस्तान जो कि इसमें बांग्लादेश है, तो तमाम शरणार्थी जो है पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ गए थे और भारत को जो है 1971 का युद्ध जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना पड़ा था। तो उस युद्ध के बहाने और शरणार्थियों के बहाने उस समय महंगाई, किसी को भी याद होगा, महंगाई 10 गुना बढ़ गई थी। तब ये कोई भी ये चिल्ला चिल्ली नहीं हुआ कि भाई इतनी महंगाई वो क्यों बढ़ी है।
इस समय जो महंगाई की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। जाहिर है कि यानी तेल की कीमतें भी बढ़ी होंगी। राज्य सरकारें भी जो इस पर वो टैक्स से जो उनको आमदनी होती है, जो उनका आय का स्रोत है, वो सब छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बात जो है ये गद्दार संदीप चौधरी या न्यूज़ 24 नहीं बोलता है। कम से कम जिसके पक्ष में ये माहौल बना रहा है, ये गद्दार संदीप चौधरी कम से कम यही कहते कि राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है जो टैक्स ले रही है तो टैक्स खत्म कर दे तो कम से कम वो डीजल और पेट्रोल पर जो है वो राहत मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं बोलेगा। तो जो कमाई या जो आय का स्रोत राज्य सरकारों को है, इसे डीजल या पेट्रोल पर जो टैक्स उनको मिलता है वो वे छोड़ने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार भी अपना टैक्स जो है वो अपना टैक्स छोड़ने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि देश में विकास के जो है कई कार्यक्रम चल रहे हैं। तमाम हाईवेज और उन हाईवेज का रोड वाइडनिंग यानी चौड़ीकरण, आधुनिकीकरण, एक्सप्रेसवे तमाम बन रहे हैं और तमाम नए वो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए जो है वो योजनाएं भी बन रही हैं और उसको लागू भी किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का है जो है वो जिस पर कि सिर्फ मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी, वो भी डबल डेकर। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो गेम चेंजर होगा। तो इस पर भी काम हो रहा है। और भारतमाला, सागरमाला और हमारे देश के जो डिफ़िकल्ट और इनएक्सेसिबल और दुर्गम जो इलाके हैं, जम्मू कश्मीर का इलाका है, हमारे जो पूर्वोत्तर भारत में आपका नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें जो है हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे के काम हो रहे हैं। सीमाओं पर भी जो है वो सड़कों का और रेलवे का रेलवे लिंक बिछाने का काम चल रहा है। और उन सीमाओं में विशेषता यह है कि मान लीजिए कि वो सड़क हो चाहे रेलवे हो और मान लीजिए कि वो 290 या 300 किलोमीटर की है, तो 300 किलोमीटर में महज 50-60 किलोमीटर ही आपको प्लेन मिलेगा, बाकी पुल और सुरंग। तो इतने कठिन काम चल रहे हैं पूरे देश में और कोई काम जो है वो रुक नहीं रहा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बताइए, विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। और हमारे देश के इंजीनियर ने विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बनाया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में बनाने में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। तो ये इस सबके लिए एक अपार धन की आवश्यकता है जो कि वो कहाँ से आएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है जो कि मोदी जी से सवाल है। मोदी जी, आप याद करिए कि 2014 के संसदीय चुनाव में आप और आपके लोग और आपने खुद ये कहा था कि ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस,
इस देश की सबसे बड़ी वो लुटेरी है। और बात सही भी है, जो आपने उसमें कहा बिल्कुल सही, बहुत बड़ी वो लुटेरी है। और भारतीय जनता दल ने कई बार स्पष्ट किया है, और यूट्यूब के माध्यम से और वैसे भी कि जितना वो मोहम्मद बिन कासिम ने जो लूटा होगा, जितना महमूद गजनी ने लूटा होगा, जितना मोहम्मद गोरी ने लूटा होगा, और जितना शकों ने और हुड़ों ने लूटा होगा, जितना जो है वो नादिर शाह जो ईरान का था वो उसने लूटा होगा, और जितना अंग्रेजों ने लूटा होगा, सारी लूट को जोड़ दीजिए और उसमें मुद्रास्फीति कारक यानी इन्फ्लेशन फैक्टर लगा दीजिए, तो भी पूरी लूट के जोड़ का माने करोड़ों गुना ये जेएनपीसी ने लूटा है इस देश को। और उसका अंदाजा इसी है कि जो जेएनपीसी के ज़माने की जो लूट करके विदेशी बैंकों में जो जमा किया गया है, 2010-11 में इसकी बहुत चर्चाएं थी। विश्व में कई सर्च, गूगल और सर्च इंजन जो है तमाम इसका पता कर रहे थे। तो भारत में भी जो लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा किए गए थे, तो उस समय वो फिगर थी 4 लाख करोड़। आज वो हो गई है आपकी 11 से लेकर 12 लाख करोड़। अब वो जो काला धन है उसको सफेद बनाने के तमाम जुगत, यानी मॉरिशस रूट और भी रूट, उसको इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मानी काले धन को सफ़ेद करना। तो तमाम यहाँ मॉरिशस रूट, फलाने रूट, ढकाने रूट के जरिए जो है उसको सफ़ेद करने की कोशिश की गई है अपने देश में, लेकिन वो लूट वाली बात है। तो आज की तारीख में 11 से लेकर 12 लाख करोड़ काला धन है। यह मोदी जी को मालूम है और मोदी सरकार को मालूम है। और अकेले माँ बेटे के नाम से आज की तारीख में 150 से लेकर 180 लाख करोड़ के आसपास है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि यदि कम से कम माँ बेटे का ही माँ बेटे के नाम से जो काला धन है, जो कि इन सबों ने इसी देश से लूट करके विदेशों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है, वही धन कम से कम मोदी जी अबला देते। और कम से कम ये टैक्स के बहाने जो बोझ बढ़ रहा है जो जनता के ऊपर, और ख़ास करके जब डीजल वगैरह की कीमतें बढ़ती हैं तो जो ऑटोमेटिक एक चेन रिएक्शन के द्वारा जो है सबकी कीमत वो बढ़ जाती है। क्यों कि डीजल की कीमत बढ़ते ही जो यातायात की कीमत है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ते ही जो है हर चीज़ की कीमत, तो एक स्पायरलिंग इफेक्ट होता है, एक चेन इफेक्ट होता है कीमतों के बढ़ने का। तो इस तरह से कि टमाटर पे जो है वो जो है 5,000 रुपये कुंटल हो गया, यहाँ वो हो गया, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ये गद्दारी मोदी जी की है कि जो सिर्फ जीएनपीसी को बचाने का, जीएनपीसी के लूट काले धन बचाने के लिए वो उसका काला धन ला नहीं रहे हैं। यदि वो काला धन आ जाता, इस देश को प्राप्त हो जाता, तो कम से कम जो ये टैक्स का बोझ है डीजल और पेट्रोल पर वो हट जाता, और ये महंगाई की मार नहीं पड़ती। और जो है और जितने भी इनके विकास के कार्यक्रम हैं वो भी सुचारू रूप से जो कि अभी बताया गया है सुचारू रूप से और अपनी अपेक्षित और तेज गति से होते रहते हैं। लेकिन ये गद्दार ये संदीप चौधरी और मानव गुप्ता कभी नहीं कहते
कि ये जेएनपीसी के लूट का जो काला धन सरकार ला दे और महंगाई से हमारे देश की आम जनता, गरीब जनता को राहत दिलाए। ये कभी नहीं बोलता है ये गद्दार संदीप चौधरी और मानव गुप्ता और इस तरीके वाले कि जेएनपीसी के लूटे हुए काले धन को मोदी जी लाओ और कम से कम हमारी जनता को जो है महंगाई की मार से बचाओ। कभी नहीं कहेंगे। ये सिर्फ जो है जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरह की महंगाई आई और इंदिरा गांधी के ज़माने में जो 10 गुनी महंगाई बढ़ गई थी। सिर्फ वो पूरी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे तो शरणार्थियों के बाहर से और जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो ये सब देश के बहुत बड़े गद्दार हैं और ये गद्दार मोदी जी के शासन के द्वारा जो है वो पाले जा रहे हैं। और इसमें विशेषता ये है कि जब से भारतीय जनता दल थोड़ा अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इनकी करतूतों के विषय में मैंने उसका जायजा दे रहा है और अवगत करा रहा है। ये मैंने इसी देश का नमक खाते हैं, सारी सुविधा उठाते हैं, सारे मैंने अब तक जो है पूरे संसाधन का, तंत्र का इन्होंने फायदा उठाया है। थोड़ा भी मैंने, लोग कहते हैं भाई कि हमने इसका नमक खाया है, इतनी सुविधा उठाई है कि भाई ये थोड़ा भी बोलने कि भाई हमसे गलती हुई है। 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का कत्ल इन सब ने करवाया। उसका राजीव गांधी बोलता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। बताइए इस तरह की बेहयाई भरा 6000 हमारे सिख भारतीय भाई बहनों का जब कत्ल होता है तो कितनी बेहयाई भरा वो राजीव गांधी जो गद्दार बोलता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और ये कहते हैं कि हमने माफ़ी मांग लिया। जेएनपीसी ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगा। ये माफ़ी उससे मंगवाया मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह का क्या रोल था भाई? मनमोहन सिंह तो बोल भी नहीं पाता है। वो तो निरा जो है गैर राजनीतिक जो है वो एक व्यक्तित्व है जो कि कभी भी लोकसभा का चुनाव वो जीत ही नहीं पाया। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा का चुनाव जीत ही नहीं पाया। वो एक ऐसा विचित्र प्राणी है कि वो राज्यसभा के सदस्य रहते ही 10 साल तक इस देश का प्रधानमंत्री बनवाया गया। इस गद्दार मंडली जो जेएनपीसी जो गद्दार है इस देश की, वो जो सोनिया गांधी एक जो है एक पान के रूप में, एक जो है एक मोहरे के रूप में, एक कठपुतली के रूप में, एक पपेट के रूप में उसको बनाया गया। तो उस पपेट से, उस मोहरे से इस जेएनपीसी ने माफ़ी मंगवाया। जेएनपीसी का कोई भी नेता सन 84 के सन 84 का जो नरसंहार हुआ, इन सबों ने माफ़ी नहीं मांगा। मनमोहन सिंह से मंगवाया। और मनमोहन सिंह क्या था? पपेट, एक पॉलिटिकल पान, एक जो है एक मोहरा। और उसी मोहरे के जरिए जो है जेएनपीसी ने 2004 से लेकर 2014 तक लूट मचाई थी। और भारतीय जनता दल ने कहा था कि उस लूट का ये था 35 लाख करोड़। ये सारा कुछ जो है मालूम है, ये मोदी सरकार, मोदी जी और बीजेपी वालों को मालूम है। और इन सबों ने जितने घोटाले लूट की बात थी, यही बीजेपी ने महीनों जो है संसद जो है वो बंद करवाए थे। आज बीजेपी वालों से ये देश, बीजेपी वालों से हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम पूछना चाहिए कि सारे जो घोटाले थे 2004 से लेकर 2014 तक वाले, जिनके लिए इसी बीजेपी ने संसद को महीनों बंद करवाया था। और वो घोटाले कौन थे? जो है 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम CWG या राष्ट्रमंडल खेल में जो घोटाला
किया गया था। आदर्श सोसाइटी, इसरो, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, कोयला और भी कई घोटाले। तो आज वो सारे घोटाले मोदी जी निगल गए, खा गए, बीजेपी वाले भी खा गए। उस पर जो है वो चर्चा तक नहीं करते हैं, उसका नाम तक नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे देश के लोग इस बीजेपी से पूछें कि इस जीएनपीसी को क्यों बचा रही हो? तुमको जीएनपीसी प्यारा है कि यह देश प्यारा है जिस देश के लोगों ने तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाया है? और इतनी ही लज्जत होती मोदी जी को तो इस जीएनपीसी के लूट के, जीएनपीसी में कम से कम जो माँ बेटे का है तो कम से कम 180 लाख करोड़ रुपया इस देश को मिल जाता। तो जिस पैसे के लिए तमाम ये डीजल पर टैक्स और इस पर टैक्स और टैक्स के चलते ही यानी जो है वो इतने महंगे हो गए हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो डीजल भी सस्ता मिलता, पेट्रोल भी सस्ता मिलता और महंगाई भी नीचे आती। तो हमारे देश के लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है, बशर्ते मोदी जी इस कम से कम माँ बेटे के द्वारा लूटे हुए काले धन, और जिसका इन्होंने जिक्र भी किया था, वादा भी किया था, कब? 2014 के संसदीय चुनाव के वक्त में, 2014 के लोकसभा के चुनाव के वक्त में बोले थे इसी भोपाल से कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है, इतना लूटा है, इतना लूटा है कि यदि भोपाल में एक लिख करके उसके आगे शून्य लिखा जाए, बढ़ाया जाए, तो शून्य बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा, बोले थे। और बात सही है। अभी बताया गया कि किसने कितना लूटा है, ये इसका और ये हम ही नहीं कर रहे हैं, विदेशी अखबारों में बराबर जो है वो आता रहता है। और ये खुद ये सोनिया गांधी की जो देवरानी है, कौन? मेनका गांधी, वो तो सरेआम बोले थे कि ये विश्व की 6ठी सबसे अमीर औरत है। तो इसी आधार पर कर रहे थे कि यानी माँ बेटे के नाम पर जो की रिपोर्टें हैं 150 से लेकर 180 लाख करोड़, ये मोदी जी को भी मालूम है और मोदी सरकार को भी मालूम है और बीजेपी वालों को मालूम है। तो कम से कम वही पैसा ला करके आप जो सारे विकास के काम करते, और कम से कम जो है डीजल पेट्रोल पर जो टैक्स है उससे जो है वो राहत दिला देते, तो डीजल पेट्रोल ही नहीं बल्कि और चीज़ों से महंगाई जो है, महंगाई से राहत हमारी आवाम को मिल जाती। कौन सी आवाम? जिस आवाम ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। तो इतनी भी लज्जत, इतनी भी गैरत, इतना भी कम से कम एहसान आप जो है वो नहीं, मतलब और इतनी भी छोटी सी वो कृतज्ञता मोदी जी आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे वो आवाम के लिए? ये तो जग जाहिर है और लोग देख भी रहे हैं। और जीएनपीसी के द्वारा, जीएनपीसी के साथ साथ वाम दलों के द्वारा, इन सपाहियों के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और ये जो मीडिया के द्वारा महंगाई महंगाई महंगाई, आप पूरा मौका दे रहे हैं कि वो अपना चुनावी माहौल बनाए। यह हालत भारतीय जनता के लिए बताना चाहता है कि एक तो जीएनपीसी के जितने भी ये पत्रकार हैं और पूरा मीडिया, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, वह जीएनपीसी के चमचों के द्वारा स्थापित है। एनडीटीवी का मालिक कौन है? वो पढ़ेरा है। न्यूज़ 24 का अनुराधा प्रसाद जो कि राजीव शुक्ला की पत्नी है। राजीव शुक्ला कौन है? एक जीएनपीसी का चमचा है। आज तक वो इंडिया टुडे ग्रुप का है। इंडिया टुडे ग्रुप किसका है? वो अरुण पुरी का है। अरुण पुरी मतलब एक कांग्रेसी चमचा। और इस प्रकार जितने भी हैं,
ABP न्यूज़ है, इंडिया न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, न्यूज़ 18 इंडिया मुकेश अंबानी का है, वो तो बनिया है, व्यापारी है, वो इधर भी बोलेगा, इधर भी बोलेगा। न्यूज़ 18 इंडिया है तो दो एक पत्रकार जो रखा है वो आमिश देवगन को, और एक तो और भाग के आया है वहाँ से जी न्यूज़ से, कौन, अमन चोपड़ा। ये थोड़ा सा दिखा करके कि हाँ भाई ये देशभक्ति की बात करते हैं, और बाकी जो है वो प्रतीक त्रिवेदी फलाने ढगाने जो है और किशोर अजवानी ये NPC के पक्ष में जो है माहौल वो बनाते हैं। तो इधर भी उधर भी ये तो चालबाजी है मुकेश अंबानी की। तो इस प्रकार के हैं सब। तो ये सब इस देश के, हमारी आवाम के दुश्मन थे हमेशा NPC के पक्ष में। और कौन सी NPC? जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। अब देखिए जो, हाँ, ये जो कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें एक तो ये एक मिथ्या रूप में ये सब दिखाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई गांधी ने लड़ी, नेहरू ने लड़ी और कांग्रेस ने लड़ी। ये भी बहुत झूठा। भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये जो है, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये चाय की वो चुस्की लेते रहे वो वासरा के साथ, वो तो बहुत उनके पाप को छिपाने वाली बात है। शुद्ध रूप में और राष्ट्रीय और देशभक्ति के दृष्टिकोण से यह कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा तो जरूर पहनी, उसका लिबास तो जरूर पहनी, लेकिन उस मुखौटे के लेकिन वो मुखौटा पहन करके वो शुद्धतः वो अंग्रेजी सरकार की दलाली करती रही और अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबरी करती रही। और ये तथ्य जो है, ये NPC के चाटुकार इतिहासकार क्रानी हिस्टोरियंस भी छिपा नहीं पाए। उनको कबूलना पड़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा मुलम्मेदार अल्फाजों में, जो है सफिस्टिकेटेड वर्ड्स में, वो बोलते थे कि कांग्रेस के ऊपर एक जो है वो तोहमत लगता था, एलिगेशन, आरोप, कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी सरकार की वो सेफ्टी बात थी। अब सेफ्टी बात क्या करती है, जानते ही हैं कि यदि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर निकाल करके उस बर्तन को महफूज रखती है। तो ये शुद्धता जो है दलाली का काम करती रही, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने ही इस कांग्रेस की स्थापना, इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, और वही काम इसने किया। ये जो 3 आंदोलन हैं आपके 1919 से लेकर 1922 वाले, या 1930 से 31 वाले, या 1942 वाले, ये सिर्फ जो है वो जनता ने खड़ा किया था। जनता जब इसके अंग्रेजों के अत्याचार से और उसके जुल्म सितम से उब करके जो इस तरह के आंदोलन पर आमाद हुई, तो ये गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो किसी न किसी बहाने जो है उसको उस आंदोलन को अपने अंजाम तक, अपने मुकाम तक पहुंचने के पहले ही इस जो है इन तीनों आंदोलनों को मौत दे दिया है इसने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। और इसकी गद्दारी तो देखिए ना, कि जो कट्टरवादी तत्व जो है वो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, वो भारत के बाहर वो टर्की के मामले को लेकर के कट्टरवादी तो होते ही हैं कि वो
सऊदी अरेबिया में कुछ होता है, टर्की में होता है, कुछ सीरिया में होता है, कुछ जॉर्डन में होता है, तो यहाँ भारत में चलाते हैं आंदोलन। तो वो कट्टरवादी तत्व जो चला रहे थे आंदोलन, उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। और जब ये कुछ और यहाँ पर जो है वो राष्ट्रवादी लोग शामिल हो गए और कुछ थोड़ा बहुत हिंसा हो गई, बस उसी को बहाना बना करके इसे उस आंदोलन को बंद कर दिया। जबकि इससे बहुत निराश और नाराज हुए थे लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और लोग बहुत निराश हुए, बहुत नाराज भी हुए थे। और इस प्रकार जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 वाला, उसको भी बंद करा दिया। उसका भी बहाना लिया कि हमको द्वितीय गोल में सभा में जाना है, तो फिर इनसे जो वायसराय हैं, जो लॉर्ड इरविन, उनसे बात करनी है। जब बात करनी है तो इस आंदोलन को बंद कर देना है। कौन आंदोलन को? सविनय अवज्ञा, यानी सिविल डिसोबीडियंस। इस प्रकार वही हासिल जो है 1942 का हुआ। भले उसने नाटक किया, करो या मरो, पता नहीं क्या करा, ये सब उसका नाटक था। तो शुद्धता है कि कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा बन करके शुद्धता दलाली करती रही और उसके लिए मुखबिरी करती रही। तो एक झूठ, इसको कभी भी बीजेपी वाले बेनकाब नहीं करते। और फिर नेहरू ने 1947 के पहले भी और 1947 के बाद भी कितनी गद्दारियां की, उस पर भी बीजेपी वाले नहीं बोलते। बीजेपी के कई यूट्यूबर और कुछ पत्रकार भी जो है इसमें अपना वो यूट्यूब खोल लिए हैं। जैसे कुछ वो यूट्यूबर हैं आपके हर्षवर्धन त्रिपाठी, डी.के. दुबे, मनीष ठाकुर, मनीष कुमार, मनीष शुक्ला, नीरज अत्री, ओंकार चौधरी, इस टाइप से ये कभी भी जो है नेहरू की जो गद्दारियां हैं, नेहरू किस प्रकार हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किस प्रकार ये रूसी शासकों से मिलकर के हत्या करवाया, एक झूठी कहानी बनवाया, यानी उस साजिश को कि और किसी का ध्यान न जाए, झूठी कहानी बनवाया कि वो तो नेताजी तो वो वहाँ से जापान से आ रहे थे हवाई जहाज से, उनका हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये ताइवान के पास, और वो उसी हवाई जहाज दुर्घटना में जो है नेताजी की मृत्यु हो गई। क्यों? कि जिस साजिश के तहत इसने रूसी शासकों से मिलकर के रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में बने जेल में निर्मम यातनाओं को देकर मरवाया था, उस साजिश की ओर जो है किसी के ध्यान न जाए, इसलिए एक अलग इसने एक झूठी कहानी बनवाई। और उस कहानी पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंक्वायरी कमीशन द्वारा ठप्पा लगवाया ताकि देश इसको सही माने, या इसने भी ठप्पा लगवाया। और इसकी जो गद्दार बेटी थी इंदिरा गांधी, उसने भी जो है इंक्वायरी कमीशन के द्वारा ठप्पा लगवाया। वो तो धन मनाई है कि कम से कम जो है एनडीए सरकार में जो है वो पटना हाई कोर्ट ने कुछ लोग अर्जी लगाए थे कि साहब ये तमाम इंक्वायरी कमीशन बिठा करके ये बताए हैं कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में, लेकिन इस देश को विश्वास नहीं हो रहा, देश बहुत आतुर है इस बात को जानने के लिए। तो तीसरा कमीशन जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे मुखर्जी साहब, उनकी अध्यक्षता में वो इंक्वायरी कमीशन बैठा और उसने कम से कम इतना उपसंहार दिया, देश को ये संदेश दिया, बताया कि जो हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई थी ये कहानी सही नहीं है। लेकिन अभी देश को जानना बाकी है, देश की जो है उत्सुकता है कि आखिर, और वो भी आधिकारिक रूप से सरकार के द्वारा, कि आखिर हमारे नेताजी की मृत्यु कैसे हुई। ये मोदी जी को बैठे हुए करीब 7.5 साल हो रहे हैं, 7 साल, थोड़ी भी इनको लज्जत गैरत नहीं है। नेताजी का बहुत नाम लेते हैं कि नेताजी की मृत्यु जो कैसी हुई,
इस पर वो बात कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ नाम बनाते हैं। देखिए बीजेपी वाले किस तरह से गद्दारी करते हैं बड़ी सफाई से, उसका कुछ नमूना देखिए। मोदी जी ने जब इसी साल जब पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को, माने जो कि 23 जनवरी है, उसको पराक्रम दिवस घोषित कर दिया। एक कोई द्वीप है वहाँ अंडमान निकोबार में, उसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर द्वीप घोषित कर दिया। एक जो है इसमें लाल किला में जो है आज़ाद हिंद फौज का एक संग्रहालय वो बनवा दिया। ये सिर्फ नाम लूटने के लिए। असली सम्मान तो ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद भारत की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को, ये आज़ादी का दिवस घोषित करना, ये सम्मान है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। ये काम है कि जो जिस दिन उन्होंने आज़ाद भारत की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1941, उसको आज़ादी का दिवस घोषित करना, ये सम्मान है। दूसरा कि उनको राष्ट्र महान नायक के रूप में जो है वो प्रतिस्थापित करना, और कम से कम एक बड़ी अच्छी सी मूर्ति जो है संसद भवन में वो बनवाना, और उससे भी बड़ा और उसी तरह से उनको ये सम्मान देना है। तो जो ये नोटों पर, जो भारतीय नोटों पर, करेंसी पर जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो है, वो फोटो हटा करके हमारे राष्ट्र महानायक या परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो इस पर आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का है वो सम्मान है, लेकिन सिर्फ नाम भुनाना, ये गद्दारी है बीजेपी की। वो हमारे परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भुनाना। तो अभी वो गए थे ना, ये अमित शाह महोदय जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं अंडमान निकोबार, बस एक शब्द उन्होंने बोला कि बस एक वाक्य उन्होंने बोला कि नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला। और ये भी क्या सम्मान दे रहे हैं, यह भी देश देख रहा है। ये उसी तरह से वो नाम बुना रहे हैं जिस तरह से जेएनपीसी, मैंने वो जिस प्रकार जेएनपीसी नेताजी को हत्या भी करवाई, सब कुछ करवाया, और तब भी फोटो भी लगाती है। इतना करने के बाद जो है वह जो है नेताजी का जान नहीं छोड़ती है, फोटो लगाती है। तो उसी प्रकार वही गद्दारी कर रहे हैं उनके, यानी उनको सम्मान नहीं देना, बस उनका नाम बनाना, ये गद्दारी कर रही है बीजेपी और मोदी सरकार और अमित शाह जैसे लोग। अरे नाम लूटने की मैंने इस कदर इनकी हवस तो देखिए, उनकी इच्छा तो देखिए। ये मोदी महोदय जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो कई मौक़ों पर उन्होंने बोला गुजरात का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज से है। लेकिन वो किस तथ्य के आधार पर ये बात है, उस तथ्य को नहीं उस तथ्य का इन्होंने खुलासा नहीं किया। तथ्य यह है कि गुजरात के एक व्यापारी थे, उनका नाम था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। ये 5 शब्दों का उनका नाम है। एक व्यापारी थे। तो व्यापारी कहाँ के थे? गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में एक कस्बा पड़ता है धोराजी। तो धोराजी के रहने वाले थे हमारे। ये नाम थोड़ा सा लंबा है, 5 शब्दों का, 5 अल्फाजों का है। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। तो इन्होंने अपना एक व्यापार स्थापित कर लिया था रंगून में। वो व्यापारी मरफानी जी जो है, जब आज़ाद हिंद फौज को बनाना हुआ, तो जहाँ एक ओर
इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और इन कांग्रेसियों के लिए एक जो है जो फाइनेंसर यानी क्या कहते हैं कि वित्तीय या आर्थिक सहायता देने के लिए वो मिल गए थे जमुनालाल बजाज। तो जमुनालाल बजाज जो है वो राहुल बजाज जो उद्योगपति हैं, राहुल बजाज का निकलता है ना ये आपका जो बजाज जो कंपनियां हैं तो उसी के मालिक हैं राहुल बजाज। तो राहुल बजाज के पिता थे जमुनालाल बजाज, वो वही जो है धन की व्यवस्था करते थे, जो है वो ये धन की व्यवस्था करते थे मोहनदास करमचंद गांधी के लिए और इन कांग्रेसियों के लिए। तो उनके लिए तो मिल गया ये जमुनालाल बजाज, लेकिन इतनी बड़ी फौज बनानी थी हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, उसके लिए कोई जमुनालाल बजाज नहीं मिला भारत से। और हमारे नेताजी का काम बड़ा कठिन था, फौज का निर्माण करना था, और फौज के निर्माण करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। और तो वो हमारे जो व्यापारी थे, हमारे मरफानी जी जो है, उन्होंने पूरा रंगून में अपना पूरा व्यापार को बेच करके 1 करोड़ रुपया दिया था 1941 में, 1941 में। वह 1 करोड़ रुपया आज कई हजार करोड़ों से ज़्यादा होगा। तो और खुद वो बेच करके खुद आज़ाद हिंद फौज के सिपाही बन गए वो। और इस बात से प्रसन्न होकर के हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको सेवक ए हिंद की उपाधि से उनको वो सुशोभित किया, उनको इज्जत दिया। और सेवक ए हिंद जो उपाधि है वो पहले उपाधि प्राप्त करने वाले आज़ाद हिंद फौज में पहले सिपाही थे हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। और उसी प्रकार सूरत के रहने वाले थे गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। ये आज़ाद हिंद फौज के भर्ती करने वाले अधिकारी बन गए और लोगों को उनको उसमें माने आज़ाद हिंद फौज में लोगों को भर्ती करने लगे। ये योगदान है कम से कम गुजरात का। और इन हस्तियों के बूते पर वो बोल रहे थे मोदी महोदय कि मैंने बोल रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज का बहुत गहरा संबंध है गुजरात से। तो इस तथ्य को मोदी महोदय नहीं बोले, क्यों? कि उनके दिमाग में कि ये दोनों जो है इस्लाम आस्था से थे या मुसलमान। जिसके मन में इतनी घटिया सोच हो वो देश को क्या दे सकता है बताइए। वो कह रहा है कि भाई गुजरात का संबंध जो है बहुत गहरा संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से और उनके आज़ाद हिंद फौज से, लेकिन उस संबंध किस आधार पे है, किस सच्चाई के आधार पे है, उसको इसलिए नहीं वो बता रहा है कि वो दोनों शख्सियत जो है मुसलमान है। ये इस तरह की घटिया सोच वाला आज जो है वो प्रधानमंत्री बना है, वो इस देश को क्या दे सकता है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जो है गूगल में जाइए, ये बात स्पष्ट उसमें लिखी हुई है कि मोदी जी ने जानबूझ के ऐसा मैं जानबूझ के यानी इन लोगों का नाम नहीं लिया। तो और वही हाल जो है जो सुभाष चंद्र बोस का सिर्फ नाम बुनाना, लेकिन जिस सम्मान के वो हकदार हैं इस देश में और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान देने के लिए जो है ये मोदी जी या अमित शाह या बीजेपी वाले तैयार नहीं है। लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये सुभाष चंद्र बोस का नाम भी लेते हैं और उनको जो डिजर्विंग सम्मान जो उनको मिलना चाहिए वो उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। बात क्या है? बात बड़ी साधारण सी है
क्योंकि जो ही सम्मान देने की बात आएगी, और कम से कम सम्मान तो छोड़ दीजिए, कम से कम जो है वो मृत्यु की जांच, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु की जांच की जब बात आएगी तो निश्चित है कि बेनकाब होगा ये नेहरू। गांधी की भी वो बख्शिया उधड़ेगी। यही वो मोदी जी नहीं चाहते हैं। इसी से समझिए, इसी से इनके राष्ट्रवाद की असलियत वो खुलेगी। तो ये वास्तव में जो इस देश की अभिशाप है, जेएनपीसी के गद्दार ये सब जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी, इनको पूजेंगे तो उनको पूजने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए इनकी मजबूरी है कि सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम होना हो, लेकिन उनको वो इज्जत मत दो, वो प्रतिष्ठा मत दो, वो सम्मान मत दो जिसके लिए वो इस देश में वो उसके हकदार हैं। यही जो है गद्दारी है बीजेपी की। इसको समझिए इस बात को। और देश में कुछ भी हो जाएगा, जेएनपीसी वाले आग लगा देंगे, भड़का देंगे, और जो है और पीएफआई के जरिए वो पैसा मंगाएंगे और वो कपिल सिब्बल को मिल जाएगा। और जो है पीएफआई जो है लोगों की, हमारे जो इस्लाम आस्था की जो महिलाएं हैं उनको सिखा पढ़ा करके सैनिक बाग में बिठा देंगे, सिर्फ उन्हीं के ऊपर टारगेट करेंगे। और जो है लेकिन जेएनपीसी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। जेएनपीसी को बस यहीं तक वो माने उनको पेश करते हैं कि ये परिवारवाद चलाती है, और उसका जो राहुल गांधी है वो ना समझ किस्म का है, पप्पू किस्म का है, बस इसी रूप में पेश करते हैं। और इनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, हमेशा इसी तरह से अनर्गल के विरोध करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है, हमारी आवाम के लिए कितनी खतरनाक है, इसकी करतूतें क्या क्या हैं। और जब तक ये इस देश में विद्यमान है तब तक हमारे देश के लोगों को सुकून चैन मिल नहीं सकता। और वही नहीं, इसके साथ साथ जो वामदल वाले भी हैं, और वामदल हुए, ये हुए, और उसके साथ साथ जितने भी छुटभैया किस्म के हैं, शिवसेना, एनसीपी और आपकी सपा, बसपा, टीएमसी, जब तक इस देश को चैन नहीं है, सुकून नहीं है, ये बात नहीं बोलते। ये मैंने इनकी स्ट्रेटजी है, इनकी मंशा ये है, इनकी रणनीति है कि ये रहेंगे तभी इनसे तुलना करके, इनको दिखा करके ये वोट का माहौल बनाएंगे अपने पक्ष में। ये इनकी रणनीति है। हमारे देश के लोग कितना भी परेशान हो जाए, हमारे देश की सुरक्षा जो है तार हो जाए, इससे इनको जो है वो मतलब नहीं है। इसीलिए बार बार ये भारतीय जनता दल ये कहता रहता है कि अब हमारे अवाम पर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो गई है कि इन दलों को नस्ल में नाबूद करना है। लेकिन उसके नस्ल में नाबूद करने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। और एक होने के लिए जो संकीर्ण यानी मानसिकता में जो फंसे हुए हैं, जातिवाद के, संप्रदायवाद के, भाषावाद के, प्रांतवाद के, तो उस दलदल से निकलना होगा, उन दीवारों को तोड़ना होगा। और ये एहसास जिसकी आवश्यकता है कि हम सभी लोग भारतीय हैं। और अब देखिए, मैं कल जो है एक यूट्यूब पर भारत के संविधान की प्रस्तावना वो, और कम से कम 1 घंटे का था वो था, और मैं पूरे ध्यान से उसको पढ़ता रहा। हमारे मन में ये रहता है भाई कि ये सब हमेशा संविधान की बात करते रहते हैं। संविधान का अवकारा की प्रस्तावना ही है जो कि पूरे संविधान का निचोड़ है। पूरा संविधान माने का पूरा एक संदेश है। उस संदेश का
वो वाक्य यहीं से शुरू ही होता है कि हम भारत के लोग। अब इतना संविधान सिखा रहे कि हम भारत के लोग हैं, न तो हम हिंदू हैं, न तो मुसलमान हैं, न तो ठाकुर हैं, न तो ब्राह्मण हैं, न तो पंजाबी हैं, न तो कश्मीरी हैं, न तो बिहारी हैं, न तो उड़िया हैं, न तो तमिल, कुछ नहीं है, हम भारत के लोग हैं। वो संविधान कह रहा है। तब भी तो मैं सोच रहा था कि भाई उधर मैंने 1 घंटे का टाइम मैंने दिया कि ये सब कितने बेहया हैं, मीडिया वाले कितने बेहया हैं कि हम भारत के लोग हैं, इसका एहसास सब जो है होने नहीं देते अपने अवाम को। ये पक्ष है। और हमारे देश में भारतीयता के आधार पर समरसता है, एकता है, भाईचारा है, इसको भी सब ये होने नहीं देते। और जब भारतीय जनता दल अपने अवाम को बता रहा है तो एक बार भी जेएनपीसी ये नहीं कही भाई हमसे ये गलती हुई है। जिस जेएनपीसी ने इस देश पर हुकूमत किया, इस देश का नमक खाया, एक बार भी नहीं बोले कि उसके गलती हुई, बल्कि उसके नेता सिर्फ भारतीय जनता दल के पदाधिकारी को धमकाते हैं, इसको बंद करो, हम ये कर देंगे, तुमको सुप्रीम कोर्ट में खींच लेंगे, हाई कोर्ट में खींच लेंगे, चुनाव आयोग में खींच लेंगे, वो करवा देंगे। लेकिन भारतीय जनता दल को मालूम कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आप में वो ताकत नहीं है। सिर्फ इधर उधर से आप साजिश कर रहे हैं कि वो डर करके जो है वो भारतीय जनता दल इसको बंद कर दे। लेकिन जेएनपीसी महोदय, डरने का कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता दल का ये जो है, जो मन में ठाना है कि ये जेएनपीसी के साथ साथ जितने भी ये माने भारत की शत्रु ताकतें हैं, जो कि काफ़ी जो है राजनीतिक दलों के वेश में है, और जिनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही कर रखी है कि ये हमारे देश के काले अंग्रेज हैं। ये काले अंग्रेज उन सफ़ेद अंग्रेजों से भी अधिक घातक हैं और शत्रु हैं, खतरनाक हैं। इनको नस्म नाबूद, और वो नस्म नाबूद की शुरुआत जेएनपीसी से, जेएनपीसी और बीजेपी से। तभी इस देश को सुकून आएगा। मोदी महोदय अजीत डोभाल से बुलवाते हैं कि भाई भारत जो है, यानी भारत के खिलाफ जितने लोगों ने वो लड़ाई जीती है, तो किसी ने लड़ाई जीती नहीं है। हम अपने गद्दारों से आ रहे हैं। हालांकि गद्दार शब्द का प्रयोग जो है अजीत डोभाल नहीं कर पाए, और वो कर भी नहीं सकते। वो तो सरकारी नौकर है ना, राजनयिक है, डिप्लोमेट, मैंने वो ब्यूरोक्रेट है वो। लेकिन भारतीय जनता दल अवश्य कर रहा है कि इसी तरह की पहचान करवा रहा है। यही है देश के गद्दार, जिनके कारण हमेशा भारत पूरे इतिहास में हारता रहा है, और अब भी जो है कमजोर ये बना हुआ है। तो इनका खात्मा करना है, और इनका खात्मा का शुरुआत जो है वो जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों पर है कि एक होकर के, भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर, मत पेटी पर इनको जो है नस्ल में नाबूद करेगा। और ये किसी भी तरीके से, देखिए हमारे इतने क्रांतिकारी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव राजगुरु भी फांसी पर चढ़ गए, अशफाकुल्ला हैं, और इनके अलावा भी और भी कट्टर राष्ट्रवादी आपके जो है हसरत मोहानी भी थे, और अली बंधु, अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, सतपाल, सैफुद्दीन किचलू, लाला लाजपत राय, तमाम लोग हैं। लेकिन ये जेएनपीसी और ये बीजेपी वाले उनका कभी नाम नहीं लेंगे, बस 3 का नाम लेते हैं: गोडसे, सावरकर
और गांधी, ये जो मैनिया फैला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस साजिश का बस एक ही मकसद है कि जेएनपीसी के पाप को धुलना। गोडसे कहते ही जो है ये जेएनपीसी इस बीजेपी से अपने को ऊपर कर लेती है, कहती है हम तो गांधी के पार्टी के हैं, आप गांधी के हत्यारे हैं। ये जानबूझ के चल रहा है। ये भी इस साजिश को समझने की आवश्यकता है कि जहां पर महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महत्व देने की आवश्यकता है, शहीद आजम भगत सिंह को महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह को महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस को महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती को महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई को महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा को महत्व देने की आवश्यकता है, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू को महत्व देने की आवश्यकता है, और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा कम से कम ये हमारे भारतीय समाज के उस तबके के साथ जिधर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन यह देश हमेशा हमेशा जुगों जुगों तक बाबा साहब का वो ऋणी रहेगा। कम से कम इस काम को किया, यानी जिस काम को करने के लिए यानी किसी का ध्यान नहीं गया। देश आजाद भी हो गया होता है, कम से कम इस तबके के साथ जो है कम से कम जो उसने चोटें खाई हैं, हजारों हजार साल तक उनके साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भी, और कभी कभी इज्जत का, उसके उत्थान के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, और उस प्रयास में जो जलालतें उन्होंने झेली, दिक्कतें उन्होंने उठाई, कठिनाइयाँ और कठिनाइयों का सामना जो किया, तो इनको महत्व नहीं देंगे। नाम एक होता है कि लगता है ये बड़ा हो गया वो एपिसोड, तो ये महत्व नहीं देंगे, नाम भुनाएंगे। तो खैर कोई बात नहीं है, इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसी आवश्यक पर चर्चा के साथ जो है विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।